हेलो रिपॉन। रघुवर गुरुकुल में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम बिहार पीपीएस टीआरई 4.0 से रिलेटेड बिहार स्पेशल जीके का सेकेंड क्लास देखने वाले हैं, जो कि आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। इस सीरीज़ को आप कंप्लीट देखते हैं तो आपका एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो इस सीरीज से बाहर आए, क्योंकि इस सीरीज में हम बिहार के जितने भी आपके छोटे से छोटे क्वेश्चंस और जितने भी भारी क्वेश्चंस यानी बड़े क्वेश्चंस हैं, एडवांस लेवल तक के क्वेश्चंस को हमने कवर करने का प्रयास किया है। तो आप क्लास को अंत तक देखिए और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आगे आने वाले क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा 1922 में आयोजित किया गया अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इसके द्वारा 1922 में जो आपका अधिवेशन आयोजित होता है, इसके अध्यक्ष कौन थे यह हमें बताना है। तो देखिए, ऑप्शन ए दिया है चित्तरंजन दास, ऑप्शन बी आपका है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन नंबर सी है रघुनाथ मुधोलकर, ऑप्शन डी है इनमें से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा 1922 में जो अधिवेशन आपका आयोजित होता है, इस अधिवेशन के अध्यक्ष थे आपके चित्तरंजन दास। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। अब बात करें कि जो 1922 का अधिवेशन हुआ, ये कहाँ पे हुआ? तो 1922 का यह अधिवेशन आपका गया बिहार में हुआ, इसलिए यह अधिवेशन आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो इसे आप ध्यान रखेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा 1922 में जो अधिवेशन आयोजित की जाती है, यह बिहार के गया में आयोजित किया जाता है और इसके अध्यक्ष हैं चित्तरंजन दास। अब हम बात करते हैं कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, इसके द्वारा बिहार में कितना अधिवेशन आयोजित किया गया? तो कांग्रेस का आपका बिहार में 3 अधिवेशन आयोजित किया गया। कौन कौन? तो देखिए, पहला आपका आयोजित किया जाता है सबसे पहले 1912 में, 1912 में आयोजित होता है। और यह आपका आयोजित कहाँ पे होता है? तो यह आपका बांकीपुर पटना में आपका आयोजित होता है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न आपका रहने वाला है, बीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चंस है। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? तो 1912 के अधिवेशन के अध्यक्ष आपके होते हैं रघुनाथ मुधोलकर। कौन होते हैं? तो रघुनाथ रघुनाथ मुधोलकर, ये आपके होते हैं 1912 के अधिवेशन के अध्यक्ष होते हैं। दूसरा अधिवेशन कब होता है? तो दूसरा आपका होता है 1922 में, जिसका डिस्कस हमने इस क्वेश्चन में किया है कि 1922 का अधिवेशन आपका गया में होता है और इसके अध्यक्ष कौन थे? चित्तरंजन दास। उसके बाद तीसरा आपका कहाँ कब होता है? तो तीसरा बात करें तो तीसरा आपका होता है 1940 में, और यह आपका होता है रामगढ़ में। कहाँ पे होता है? रामगढ़ में होता है। यह आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आप इसे ध्यान अवश्य रखेंगे कि 1940 का अधिवेशन था, यह रामगढ़ में होता है। लेकिन रामगढ़ अब वर्तमान में कहाँ पड़ता है? तो यह आपका वर्तमान में कहाँ स्थित है? झारखंड में स्थित है, इसलिए यह आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट बन जाता है। और इसका अध्यक्षता किसने किया? तो 1940 के रामगढ़ अधिवेशन का अध्यक्षता मौलाना अबुल कलाम आज़ाद द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद द्वारा आपका किया जाता है। तो आप इसे ध्यान रखेंगे। बिहार में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के टोटल 3 अधिवेशन होते हैं। कब कब? तो 1912, उसके बाद 10 साल बाद आपका होता है 1922 में, और उसके बाद 1940 में होता है। 1912 में बांकीपुर पटना में होता है, 1922 में आपका गया में होता है, और 1940 में आपका रामगढ़ में होता है, जो कि वर्तमान में झारखंड में पड़ता है। और इसके अध्यक्ष के नाम भी आप याद रखेंगे। ये तीनों जो क्वेश्चंस हैं और इससे रिलेटेड जितना हमने आपको बातें बताई, ये सभी आपके पूछे हुए क्वेश्चंस हैं, तो इसको ध्यान रखना आपको काफ़ी ज़रूरी है। बीपीएससी का यह फेवरेट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, बिहार में वर्तमान पूर्ण शराबबंदी कब लागू किया गया?
देखिए, क्वेश्चन आपका है बिहार में वर्तमान पूर्ण शराबबंदी कब लागू किया जाता है। तो ऑप्शन ए में हमारा है 2 अक्टूबर 2015 को, बी है 2 अक्टूबर 2016 को, ऑप्शन नंबर सी है 2 अक्टूबर 2017 या ऑप्शन नंबर डी है इनमें से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो बिहार में वर्तमान पूर्ण शराबबंदी यह आपका लागू होता है 2 अक्टूबर 2016 को। कब लागू होता है? तो 2 अक्टूबर 2016 को बिहार में वर्तमान पूर्ण शराबबंदी लागू होता है। तो इससे आप ध्यान रखेंगे। देखिए, इससे पहले भी बिहार में शराबबंदी करने की कोशिश की गई। कब की गई? तो कोशिश आपका किया गया इससे पहले 1 अप्रैल, कब? तो 1 अप्रैल 2016 को भी आपका आंशिक रूप से शराबबंदी किया जाता है, लेकिन यह आपका सफल नहीं हो पाता है। इसके बाद आपका फिर से 5 अप्रैल, कब? तो 5 अप्रैल 2016 को ही आपका फिर से आपका पूर्ण शराबबंदी किया जाता है, लेकिन इसे पटना हाई कोर्ट ने अवैध करार दिया, इसलिए यह आपका लागू नहीं हो सका। लेकिन पूर्ण शराबबंदी जो अभी लागू है यह कब लागू होता है? तो यह आपका 2 अक्टूबर, गांधी जयंती है 2 अक्टूबर को, तो इसी दिन 2 अक्टूबर 2016 को पूर्ण शराबबंदी लागू होता है। इसे भी थोड़ा ध्यान रखेंगे कि आंशिक रूप से शराबबंदी कब लागू हुआ था? तो 1 अप्रैल 2016 को, और पूर्ण शराबबंदी लागू होता है 5 अप्रैल 2016 को, जो हाई कोर्ट द्वारा अवैध करके इसे समाप्त किया जाता है। लेकिन 2 अक्टूबर 2016 से जो वर्तमान में पूर्ण शराबबंदी है इसे लागू किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, नालंदा विश्वविद्यालय को कब यूनेस्को ने विश्व विरासत स्थल में शामिल किया? नालंदा विश्वविद्यालय, इसको कब यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल में शामिल किया जाता है, यह क्वेश्चन हमसे पूछा गया है। तो देखिए, ऑप्शन ए हमारा दिया है जुलाई 2016, ऑप्शन नंबर बी है जून 2002, ऑप्शन सी है अगस्त 2024, ऑप्शन डी है इनमें से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, बात करें हम नालंदा विश्वविद्यालय, तो इसको यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल में जुलाई 2016 में शामिल किया जाता है। आप इसे ध्यान रखेंगे, ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिहार सीरीज का जितना भी क्वेश्चन है ये सभी आपका बीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो आपको इन सभी क्वेश्चंस को ध्यान में रखना काफ़ी जरूरी है। तो नालंदा विश्वविद्यालय को यूनेस्को में कब शामिल किया जाता है? तो यूनेस्को द्वारा आपका विश्व विरासत स्थल में शामिल किया जाता है जुलाई 2016 में। इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है कि बोध गया के महाबोधि मंदिर, बोध गया का आपका है महाबोधि मंदिर, इसको आपका यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल में कब शामिल किया जाता है? तो इसे भी आप ध्यान रखेंगे, यह आपका जून 2002 में आपका शामिल होता है। कब शामिल होता है? तो जून 2002 में यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल में शामिल किया जाता है महाबोधि मंदिर को, जो कहाँ पे स्थित है? बोध गया में स्थित है। तो ये दोनों क्वेश्चंस आप ध्यान रखेंगे। नालंदा को 2016 में शामिल किया जाता है और महाबोधि मंदिर को आपका कब शामिल किया जाता है? तो 2002 में। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार में लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? बिहार में लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम का शुभारंभ किसके द्वारा किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए है नरेंद्र मोदी, ऑप्शन नंबर बी है द्रौपदी मुर्मू, ऑप्शन नंबर सी है नीतीश कुमार, ऑप्शन डी है इनमें से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, बिहार में लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम, इसका शुभारंभ आपका नीतीश कुमार द्वारा किया जाता है, जो कि वर्तमान में बिहार के मुख्यमंत्री हैं। और ध्यान रखेंगे कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के रूप में आपका 9 बार शपथ ग्रहण ले चुके हैं, तो इससे भी आप थोड़ा ध्यान रखेंगे। इसी के साथ आप ध्यान रखेंगे कि लोक शिकायत निवारण अधिकार नियम, इसका शुभारंभ कब होता है? तो इस अधिनियम का शुभारंभ आपका होता है 5 जून 2016 को। कब होता है? तो 5 जून 2016 को आपका लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम का शुभारंभ होता है, जो कि नीतीश कुमार द्वारा प्रारंभ की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, पटना म्यूजियम की स्थापना कब की गई? पटना म्यूजियम, इसकी स्थापना कब होती है? तो ऑप्शन ए है 1917 में,
ऑप्शन नंबर बी है 1912 में, ऑप्शन सी है 1916 में, ऑप्शन डी है इनमें से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, बात करें हम कि पटना म्यूजियम इसकी स्थापना कब होती है, तो इसकी स्थापना 1917 में की जाती है। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। पटना म्यूजियम की स्थापना 1917 में की जाती है। इसके साथ ध्यान रखेंगे कि पटना म्यूजियम जो है ये आपका बिहार का सबसे पुराना संग्रहालय है। पटना म्यूजियम जो है ये आपका बिहार का सबसे पुराना संग्रहालय है। तो इसे ध्यान रखेंगे और ये भी ध्यान रखेंगे कि जो पटना म्यूजियम है इसे मुगल और राजपूत वास्तुकला की शैली में बना है। किस किस वास्तुकला की शैली में बना है, तो यह आपका मुगल और राजपूत जो वास्तुकला है इस शैली में आपका बनाया गया है। और पटना म्यूजियम को यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं ये किस नाम से जानते हैं, तो पटना म्यूजियम को स्थानीय लोग आपका जादूघर के नाम से जानते हैं। तो इसे भी ध्यान रखेंगे, ये सभी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये तो आपको ध्यान रखना है कि पटना म्यूजियम को स्थानीय लोग क्या कहते हैं, तो जादूघर। पटना म्यूजियम की स्थापना कब होती है, तो 1917 में। पटना म्यूजियम बिहार का सबसे पुराना आपका म्यूजियम है, इसे भी ध्यान रखेंगे। और किस वास्तुकला में बनाई जाती है, तो मुगल और राजपूत वास्तुकला में आपका इसे बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, बिहार में प्रमंडल की संख्या कितनी है। हमें बताना है बिहार में प्रमंडल की संख्या कितनी है। ऑप्शन ए दिया गया है 10, ऑप्शन नंबर बी देखिए है 12, ऑप्शन नंबर सी है 9, ऑप्शन डी है इनमें से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो बिहार में प्रमंडल की बात करें तो इसकी संख्या आपका 9 है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। और बिहार का सबसे बड़ा प्रमंडल कौन सा है, तो सबसे बड़ा प्रमंडल यह आपका तिरहुत है। तिरहुत जो प्रमंडल है यह बिहार का सबसे बड़ा प्रमंडल है। तो इसे ध्यान रखेंगे। वही बात करें कि बिहार में आपका जिला कितना है, तो आप जानते होंगे बिहार में आपका 38 जिला है। फिर बात किया जाए कि बिहार में आपका अनुमंडल कितना है, तो बिहार में आपका 101 अनुमंडल है। बिहार में आपका प्रखंड कितना है, तो बिहार में प्रखंड है आपका 5, 3, 4। ऐसे याद रखेंगे तो आपको याद रहेगा 5, 3, 4 यानी 534 प्रखंड है। फिर आपसे पूछ लिया जाए अगर कि बिहार में पंचायत कितना है, मान लीजिए ये तो तीनों सबको याद रहता है, अगर आपसे पूछ ले कि बिहार में पंचायत कितना है तो आप तो कंफ्यूज हो जाएंगे। तो बिहार में पंचायत की बात करें तो यह आपका है 8463, यानी 8 का आधा कर दीजिए 4, इसमें 2 बढ़ा दीजिए तो 6 हो गया, फिर 6 का आधा कर दीजिए 3, या इस तरह याद रख सकते हैं 8 का आधा 6 का आधा, तो 8463 यह आपका बिहार में पंचायत की संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार में शुद्ध बोया गया क्षेत्र कितना है। बिहार में शुद्ध बोया गया क्षेत्र कितना है, तो ऑप्शन नंबर ए है 57.7%, ऑप्शन नंबर बी है 68.9%, ऑप्शन नंबर सी है 10.8%, ऑप्शन डी है इनमें से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो बिहार में शुद्ध बोया गया क्षेत्र इसकी बात करें तो यह आपका है 57.7% है। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। वही बात करें कि बिहार में आपका बहुफसलीय क्षेत्र कितना है, अर्थात बिहार में बहुफसलीय क्षेत्र की बात करें तो यह आपका है 19.6% है। तो आप इससे भी ध्यान रखेंगे। फिर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि बिहार में आपका सिंचाई वाला यानी सिंचित क्षेत्र कितना है, तो यह आपका है 49% है। तो आप इसे भी ध्यान रखेंगे। तो बिहार में शुद्ध बोया गया क्षेत्र आपका है 57.7%, बहुफसलीय आपका इसका क्षेत्र है 19.6%, और टोटल आपका सिंचित क्षेत्र कितना है, तो यह आपका है 49%। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में कौन सी नदियाँ बिहार में हिमालय से निकलती है। देखिए क्वेश्चन को टफ करना होगा तो यह क्वेश्चन आपसे अवश्य पूछा जाएगा।
क्वेश्चन का लेवल अगर हाई होगा तो ये क्वेश्चन आपसे 100% गारंटी है कि यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो निम्नलिखित में कौन सी नदियाँ बिहार में हिमालय से, देखिए मान लीजिए ये बिहार है, जैसे बिहार का हम छोटा एक नक्शा बनाते हैं, मान लीजिए बिहार है तो उत्तर में आपका हिमालय स्थित है, उत्तर में हिमालय है तो हमें बताना है कि उत्तर में बहने वाली कौन कौन सी नदियां है बिहार में, बिहार के उत्तर में बहने वाली नदियां हमें बताना है जो हिमालय से निकलती है। और दक्षिण में पठारी क्षेत्र है तो पठार से भी कौन कौन नदियां बहती है ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्वेश्चन में पूछा गया है कि हिमालय से निकलने वाली नदियाँ कौन कौन सी है। तो देखिए हिमालय से निकलने वाली नदियाँ यह आपका है गंगा नदी है, फिर इसके बाद घाघरा नदी है, बूढ़ी गंडक है, बागमती है, कोसी है और महानंदा है। तो आप इसे ध्यान रखेंगे कि बिहार में हिमालय क्षेत्र से निकलने वाली नदियाँ कौन कौन सी है, तो गंगा है, घाघरा है, बूढ़ी गंडक है, बागमती है, कोसी है, महानंदा है। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वहीं पूछते कि पठारी क्षेत्र यानी दक्षिण के क्षेत्र से निकलने वाली नदियाँ कौन कौन सी है, तो देखिए ये नदियाँ आपका है सोन नदी है, उसके बाद आपका कर्मनाशा है, कौन सी है, कर्मनाशा है, उसके बाद आप ध्यान रखेंगे पुनपुन है, उसके बाद ध्यान रखेंगे फल्गु नदी है और आपका सकरी है। ये आपका पठारी क्षेत्र से निकलने वाली नदियाँ है, यानी यह आपका बिहार के दक्षिण क्षेत्र में बहने वाली नदियाँ है, सोन, कर्मनाशा, पुनपुन, फल्गु और सगरी। और ध्यान रखेंगे गंगा नदी बिहार को बीचों बीच दो बराबर भागों में बांट देती है। और बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है, तो यह आपका कोसी नदी को कहा जाता है। उत्तर बिहार में बाढ़ का कारण क्या है, तो यह आपका कोसी नदी है। तो इसे भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की जाती है, यह हमें बताना है। ऑप्शन नंबर ए है धर्मपाल, ऑप्शन बी है कनिष्क, ऑप्शन सी है महावीर, ऑप्शन डी है इनमें से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए विक्रमशिला विश्वविद्यालय इसकी स्थापना की बात करें तो यह आपका धर्मपाल द्वारा की जाती है। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। ये क्वेश्चन और भी बन सकता है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय ये आपका बिहार के किस जिले में स्थित है, तो यह आपका भागलपुर में स्थित है। कहाँ पे स्थित है, तो भागलपुर में आपका स्थित है विक्रमशिला विश्वविद्यालय। तो आप इसे अवश्य ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है बिहार के मिथिला मखाना को जीआई टैग किस वर्ष मिला। बिहार के मिथिला मखाना इसे जीआई टैग कब मिलता है, यह हमें बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए है 2002, ऑप्शन बी है 2021, ऑप्शन सी है 2022, ऑप्शन डी है इनमें से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए बिहार का जो मिथिला मखाना है इसे जीआई टैग मिलता है 2022 में। कब मिलता है, तो 2022 में बिहार के मिथिला मखाना को जीआई टैग मिलता है। कल ही हमने आपको बताया था कि मखाना के उत्पादन में बिहार जो है ये आपका प्रथम स्थान पे है। मखाना के उत्पादन में बिहार किस स्थान पे है, बिहार आपका प्रथम स्थान पे है। और ये भी हमने बताया था कि पूरे भारत का 85% मखाना का उत्पादन केवल बिहार में ही होता है। तो इसे भी ध्यान रखेंगे। और मखाना जो है यह बिहार में सबसे अधिक किस क्षेत्र में इसका उत्पादन होता है, तो मिथिलांचल क्षेत्र में आपका इसका सबसे ज़्यादा उत्पादन किया जाता है। तो इसे भी आप ध्यान रखेंगे। मखाना जो है ये आपका ड्राई फ्रूट है। मखाना क्या है, ड्राई फ्रूट है। और मखाना जो है यह आपका यूरियल, मखाना जो है यह आपका यूरियल फेरोक्स नाम के पौधे से आता है। किस पौधे से आता है, देखिए क्वेश्चन को टफ करना होगा तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि बिहार में जो आपका मखाना पाया जाता है यह किस पौधे से आता है, तो यूरियल फेरोक्स पौधे से आपका आता है। तो इससे भी ध्यान रखेंगे। और इसे जीआई टैग मिल चुका है। कब मिला है, तो 2022 में इसे आपका जीआई टैग मिला है जो आपका मिथिला मखाना के नाम से जाना जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में रहेगा। इसका आंसर आपको हमें कमेंट में करना है कि बिहार में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं। बिहार में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? ऑप्शन नंबर ए है 16, ऑप्शन नंबर बी है 40, ऑप्शन सी है 243, ऑप्शन डी है इनमें से एक से अधिक, या ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। तो ये आपके लिए होमवर्क का क्वेश्चन है। आप इसका आंसर हमें कमेंट जरूर करें। और आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आगे आने वाले क्लास का नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे। तो चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।